हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कल हमने देखा था इकोनॉमिक्स में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमने कल सीख लिया था। आज हम जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और उसके क्या सकारात्मक पक्ष है और क्या नकारात्मक पक्ष है, दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता। तो जो सबसे पहली विशेषता है इसकी वो है सामूहिक स्वामित्व। पहली विशेषता है सामूहिक स्वामित्व। अब बात आती है कि सामूहिक स्वामित्व क्या होता है। तो सामूहिक मतलब सभी लोग, है ना, जितने भी लोग हैं वहां पे कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। हमने देखा था समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच का भाव नहीं होता है कि समाजवाद में जो उत्पादन के सभी साधन हैं उस पे समुदाय का या माने यानी सरकार का स्वामित्व होगा। जितने भी संसाधन होंगे उस पर सरकार का स्वामित्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी संसाधन, कि जितने भी हमने कल देखे थे उत्पादन के जो संसाधन होते हैं, जैसे क्या था, खाद था, है ना, खाद, जमीन, खेती, जितने भी उद्योग लगेंगे उस पर जो स्वामित्व होगा किसका होगा, सरकार का होगा। लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने बताया था अपने कल्पना में, किसने कहा था कि इस पे स्वामित्व मजदूरों का होगा। लेकिन जब वन पार्टी एक सरकार बनाई गई थी, सरकार देश में, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उत्पादन के जो संसाधन थे, उत्पादन के जो संसाधन है उस पर जो स्वामित्व होगा, जो उस पर मालिकाना हक हो गया, और किसका हो गया, सरकार का हो गया। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि सामूहिक स्वामित्व, मतलब यहाँ पे सामूहिक स्वामित्व का मतलब कौन है, सरकार है। कि सरकार का स्वामित्व होगा, हर खेती पे होगा, आप उद्योग होंगे उस पर होगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता। अब देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता से क्या समझते हैं। कि जो आर्थिक है ना, पहले देखते हैं आर्थिक समानता क्या कहती है, कि सबके पास समान संपत्ति होगी। सबके पास समान संपत्ति, सबके पास समान संपत्ति होगी, और कि कोई भी गरीब अमीर का भाव नहीं होगा, और अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा था समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि सब एक समान काम करेंगे और उनको जरूरत के हिसाब से पैसे मिलेंगे, है ना, सबको समान पैसे मिलेंगे। उनकी जो संपत्ति होगी वो भी समान होगी, जो उनके बच्चे कपड़े पहनेंगे वो भी समान होगा, और जो घर मिलेगा एक समान घर मिलेगा सबको, है ना, किसी को बड़ा घर या छोटा घर नहीं मिलेगा, सबको एक समान घर मिलेगा, सबको एक समान पैसे मिलते हैं जरूरत के हिसाब से। तो क्या कह सकते हैं, आर्थिक समानता है सबके, है ना। जो पैसे, जितने पैसे एक व्यक्ति के पास है उतना सभी व्यक्तियों के पास होगा, उतने संसाधन उसके पास होगा, है ना। तो कह सकते हैं उनमें अमीर गरीब का भाव तब होगा ही नहीं जब एक समान घर होगा, एक समान उनके पास कपड़े होंगे, एक समान रहने खाने की व्यवस्थाएं होंगी, तो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्थिक समस्या हो गई। और सामाजिक समानता क्या होती है, समाज में दूसरी जो समानता है सामाजिक समझता, कि समाज में धार्मिक या समाज में धार्मिक या समाज में धार्मिक या जातिगत, है ना, जातिगत समानता, समानता। इसका क्या मतलब होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि जब सभी लोग एक समान होंगे तो उसमें कोई धार्मिक, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भी भाव नहीं होगा, सब एक समान होंगे। और जो जातिगत होती है, प्रेजेंट टाइम में देख रहा है कि जातिगत के इंसान पे बहुत सारे होते हैं कि वो उच्च जाति का है, नीच जाति का है, वहां पे ऐसा कोई भी जाति की
जात का कोई भी विभाजन नहीं था, सारे एक थे, है ना, कह सकते हैं कि उसमें कोई जातिगत विभाजन नहीं था। दरअसल समाजवादी समाज में किसी भी किस्म की ऊंच नीच का विभाजन नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि वहां पे ऊंच नीच का विभाजन नहीं है ना, कि समाज में धार्मिक और जातिगत समानता थी और उनमें ऊंच नीच का विभाजन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने देखा भी कि सबके पास समान संपत्ति है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सबके पास समान घर है, सबके पास पहनने के लिए समान कपड़े हैं, एक जैसे कपड़े हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो धार्मिक में भी देखा गया कि जब सब एक जैसा कपड़े पहनेंगे, एक जैसा रहेंगे, उनका रहन सहन एक होगा, तो धार्मिक समानता भी होगी और जाति की कोई बात ही नहीं होगी, कोई ऊंची जाति और नीची जाति का कोई भी विभाजन नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होगी। और क्या होता है, राजनीतिक समानता क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति शीर्ष मीन सत्ता तक पहुंच सकता है, शीर्ष सत्ता तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति शीर्ष सत्ता तक पहुंच सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि जो यहाँ पे एक पार्टी बनी है, एक सरकार बना है, तो उसमें जैसे राजा का क्या होता था कि एक राजा है तो उसका बेटा अगर पैदा होगा तो वो भी जाके आगे चल के क्या राजा बनेगा, पैदा होते ही वो राजकुमार हो जाता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि कोई भी नॉर्मल सा व्यक्ति किसी भी सरकार, जो वहां पे सरकार है, उसके सत्ता तक पहुंच सकता है ना, सभी को अधिकार है। ऐसा नहीं कि वंशानुगत नहीं है ना, कि राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति शीर्ष सत्ता तक पहुंच सकता है। ये हो गई राजनीतिक समानता हो गई। अब चलिए देखते हैं, दो समानता हमने सीख ली है ना, दो विशेषता देखी, पहली सामूहिक स्वामित्व, दूसरा आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक समानता देख ली। तीसरा क्या है, आर्थिक आयोजन। हम तीसरा देखेंगे, तीसरा है आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन। अब ये आर्थिक आयोजन क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से, कि समाजवाद के तहत सरकार कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जैसे कि उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई केंद्रीय स्तर पर योजना का निर्माण करती है। अब आर्थिक आयोजन का मतलब क्या हो गया कि जो वहां पे सरकार है वो कोई भी अगर वहां पे कोई भी कार्य कराना चाह रही है ना, किसी भी जैसे किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम कराना चाह रही है, तो जो केंद्रीय सरकार, जैसे अभी केंद्र में कौन है, प्रधानमंत्री जी होते हैं केंद्र, और राज्य के अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहां पे जो केंद्रीय सरकार होगी वो पहले से ही निर्णय लेगी, है ना, कि किस योजना का निर्माण करना है ना। समाज सरकार कुछ उद्देश्य यहां पे कह सकते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेती है, पहले से ही निर्धारित करती है, मतलब कुछ उद्देश्य निर्धारित करती है कि जहां पे वो सरकार की मीटिंग होती होगी वो पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि आने वाले एक वर्ष में या आने वाले 2 वर्षों में हमको क्या काम करना है ना, किस राज्य में कहां पे सड़कें बनानी है। जैसे मान लीजिए 2000 किलोमीटर की लंबी सड़क बनानी है, तो उसको क्या कहेंगे, पहले से ही वो उस उद्देश्य को निर्धारित कर लेंगे कि आने वाले समय में हम 2000 किलोमीटर की, है ना, की सड़क बनाएंगे। वो पहले ही निर्धारित करेंगे, है ना, पहले ही निर्धारित कर लेंगे। उसकी वो लोग एक आर्थिक आयोजन बना लेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, किसको ठेका दिया जाएगा, कौन इंजीनियर होगा, वो पहले से ही ये लोग निर्णय ले लेते हैं, पहले से ही तय कर लेते हैं। इसी को आर्थिक आयोजन कहते हैं, कि मतलब पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। ये हो गया। चौथा क्या है, प्रतियोगिता का अभाव। प्रतियोगिता का अभाव, ये एक प्रकार की इसकी कमी भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। इसकी विशेषता के साथ साथ इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसकी कमी भी एक कह सकते हैं। क्यों ऐसा है, प्रतियोगिता का अभाव का मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल एक सरकार है ना, एक पार्टी एक सरकार है, कि जो हमने देखा पहला क्या था कि स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व है, कोई भी उद्योग हो गया, खेती हो गया, जमीन हो गया, सब पे किसका स्वामित्व है, सरकार का स्वामित्व है। तो कोई भी अगर बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है,
ये फैक्ट्री है, तो इस पे जो स्वामित्व है, स्वामित्व किसका है? सरकार का है ना? स्वामित्व किसका है? सरकार का है। तो जितनी भी फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री और है, एक और है, एक और है, तो उस समय क्या था, समाजवाद क्या कहता है कि जितनी भी फैक्ट्री है, जितने भी जमीन जायदाद है, जिसपे सब पे स्वामित्व किसका है? सरकार का है ना? कोई भी अगर कंपनी है, उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको ही पता है फैक्ट्री किसकी है? सरकार की है। तो इसमें कोई बाहरी कंपनी है ना, कोई खुद इसका मालिक नहीं था, तो यहाँ पे प्रतियोगिताओं का अभाव था कि कोई नई कंपनी नहीं आती थी, जो सामान मिलते थे, मतलब कह सकते हैं एक इकलौता उत्पादक था, है ना? जो सरकार है इकलौता उत्पादक है, इकलौता उत्पादक। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में, है ना? मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो उसको हम कह सकते हैं प्रतियोगिता का, कंपटीशन का क्या था? अभाव था, जो कि ये एकदम पूंजीवाद के विपरीत है ना? ये जो है ये पूंजीवाद के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद क्या कहता था कि आप पैसे लेके आइए, है ना, कहीं से भी हो, आप पैसे लेके आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए और बिजनेस कीजिए। लेकिन ये क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि सब पे जितनी भी कंपनी है, जो कौन लगाएगा? वो सरकार लगाएगी, उस पर स्वामित्व किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार ही इकलौता उत्पादक है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद के एकदम विपरीत है। ये चौथी होगी। अब देख लेते हैं पांचवी विशेषता क्या है कि सरकार की भूमिका। जो पांचवी विशेषता है वो है सरकार की भूमिका। चलिए देखते हैं सरकार की भूमिका क्या क्या है। सरकार की भूमिका, तो जैसा भी हमने देखा है ना, इससे पहले हमने देखा कि सरकार जितने भी फैक्ट्री लग रही है, सब पे किसका स्वामित्व है? सरकार का है, किसी भी आम व्यक्ति का नहीं है, किसी बिजनेसमैन का नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो सभी आर्थिक निर्णय है ना, जो आर्थिक निर्णय होते हैं सरकार लेती है, सरकार लेगी। इसमें क्या हो गया, सरकार की भूमिका क्या होती है कि जो आर्थिक निर्णय होती है वो कौन लेता है? सरकार लेता है। ये इसकी प्रमुख भूमिका हो गई। आर्थिक निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगा, है ना? कि जितनी भी आर्थिक गतिविधि होंगी, जैसे मान लीजिए उत्पादन हो गया, उत्पादन हो गया, सड़क हो गया, है ना, निवेश हो गया, या विदेशी निवेश, इन सब का निर्णय कौन लेता है? सरकार लेता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापार हो गया, एक मान लीजिए व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, कुछ भी हो गया, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? सरकार निभाती है। क्योंकि जो कंपनी या फैक्ट्री पे किसका स्वामित्व है? वो सरकार का है, कोई आम व्यक्ति का नहीं है। तो इसके सरकार का, इसको हम कह सकते हैं कि इन सब पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण, सरकार का पूर्ण नियंत्रण, है ना? कि सरकार के कहने पे ही कोई भी निर्णय, आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे। कोई भी, जैसे मान लीजिए उत्पादन के हो गए, खेती जमीन या सड़क बनानी है, कोई निवेश करना है, कुछ नई फैक्ट्री लगानी है, या विदेश के साथ कोई भी वार्तालाप या कोई भी निवेश करना है ना, विदेशी व्यापार करना है, तो सरकार ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभाती है। तो हो गई हमारी लास्ट सरकार की भूमिका, ये लास्ट विशेषता थी। अब चलिए देखते हैं कि इसके सकारात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं, है ना? विशेषता हमने देख ली, विशेषता हमने पढ़ लिया कि 5 विशेषताएं होती, पांचों हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो सकारात्मक पक्ष हैं वो कितने? टोटल 9 मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं जो पहला सकारात्मक पक्ष है क्या है। तो जो पहला सकारात्मक पक्ष है वो है कि क्षमता के अनुसार काम और जरूरत के हिसाब से मजदूरी, है ना? कि क्षमता के अनुसार कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो झाड़ू लगाता हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कि क्षमता के अनुसार उसको काम मिला है और जरूरत के हिसाब से उसको मजदूरी मिल रही है।
एक सकारात्मक पक्ष हो गया। दूसरा क्या है, अधिकतम समाज कल्याण। अधिकतम समाज कल्याण का मतलब क्या हुआ कि सबका जब घर एक समान होगा, है ना। समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कहता है कि सबका घर सेम होगा, सबको जरूरत के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सब एक समान होंगे, तो उससे क्या होगा, अधिकतम समाज कल्याण होगा, है ना। ना कोई उसमें ऊंच नीच का भाव होगा, सब एक बराबर होंगे, तो समाज कल्याण इसमें अधिक हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और तीसरा क्या है कि पैतृक संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा। पैतृक संपत्ति मैंने कल भी बताई थी आपको, क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने अपनी 100 करोड़ की संपत्ति बनाई हुई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 100 करोड़ की संपत्ति किसको मिल जाती है, उसके बेटे को मिल जाती है, उसके परिवार को मिल जाती है ना। तो जो उसका बेटा हुआ वो बिना कुछ किए ही करोड़पति बन जाता है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि इसमें पैतृक संपत्ति किसी की नहीं होगी, है ना। वो खुद नहीं कह सकता कि ये घर मेरा है, जमीन मेरा है, ये खेत मेरा है, वो सब किसका है, वो है सरकार का, उसमें स्वामित्व किसकी है, सरकार की है। तो पैतृक संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा, एक सकारात्मक पक्ष हो गया कि सभी लोग एक समान होंगे, है ना। चौथा क्या हो गया कि मजदूरों को अधिकार मिला है। मजदूरों को अधिकार मिला है। मजदूरों का अधिकार मतलब कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा था कि मजदूरों से ज्यादा काम कराया जाता था और उनको सैलरी कम मिलती थी। उस हिसाब से क्षमता के अनुसार उनसे ज्यादा काम कराया जाता था, उनका शोषण किया जाता था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, उनको अधिकार प्राप्त हुए, उनको मानव अधिकार दिया गया। मजदूरों को अधिकार प्राप्त हुआ कि उनके क्षमता के अनुसार उनको काम मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है और हफ्ते में 5 दिन काम है, तो मजदूरों को अधिकार प्राप्त हुए। और क्या है कि न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन क्या हुआ कि सबको एक समान वेतन मिल रहा है, कि जिसके अगर एक परिवार में मान लीजिए जो झाड़ू पोछा कर रहा है उसके परिवार में 4 व्यक्ति हैं और जो इंजीनियर है उसके परिवार में भी 4 व्यक्ति हैं, तो दोनों को समान वेतन मिल रहा है ना, समान वेतन मिल रहा है। कोई ऊंच नीच नहीं कि इसको 10,000 तो उसको 50,000, ऐसा नहीं है, उनको जरूरत के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। और छठा क्या है, मुफ्त शिक्षा। ऐसा पहली बार हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही हुआ कि सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है ना। इसके पहले क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी मुफ्त शिक्षा का कोई भी ऐसा निर्णय या सामान कुछ भी नहीं था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी को मुफ्त शिक्षा मिली है। कल हमने देखा था सभी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, जितने भी बीमारियों के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सातवां क्या हो गया कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं सभी के लिए उपलब्ध है। मतलब जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों की उनको आवश्यकता है, जितने भी सामान की उनको आवश्यकता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी के लिए उपलब्ध एक समान कराई गई है। जैसे सभी के लिए रहने के लिए घर चाहिए तो सभी को घर, पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो पहनने के लिए कपड़े सभी को एक समान, खाने के लिए जो जरूरत के पैसे हैं वो सभी को मजदूरी करने पे एक समान उनके जरूरत के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं सभी के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। और आठवां बहुत इंपॉर्टेंट कि स्त्री पुरुष की समानता। इस समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि न स्त्री और पुरुष में कोई असमानता नहीं होगी, ये एक समान होंगे, इनको एक समान रखा जाएगा, है ना। इसको स्त्री पुरुष की समानता कब मिली, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मिली। और जो नौवां है कि मानव की प्रतिष्ठा तथा सम्मान। ये इंपॉर्टेंट है, मानव की प्रतिष्ठा और सम्मान का हक किसमें मिला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मिला है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानव प्रतिष्ठा तथा सम्मान नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे मजदूरों की बुरी हालत थी, उनको मारते पीटते भी थे और उनसे 24 घंटे में 18 घंटे काम करवाते थे और उस हिसाब से उनको पैसे भी नहीं मिलते थे, उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि मजदूरों को उनके बहुत सारे मानवाधिकार दिए गए, इससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बना रहा और उनको जो कार्य करने का जो समय है वो 8 घंटे कर दिया गया और हफ्ते में 5 दिन का कार्य। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक पक्ष हो गए समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अब चलिए देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। सकारात्मक हमने देख लिए हैं, अब देखते हैं कि अगर किसी भी, है ना, सकारात्मक पक्ष होता है तो नकारात्मक पक्ष भी होता है। ऐसा है नहीं कि केवल सकारात्मक पक्ष हो। नकारात्मक पक्ष,
अब देख लेते हैं नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। एक जो इसका प्रमुख है ना, प्रमुख जो नकारात्मक पक्ष है वो क्या है, आर्थिक विचारधारा के रूप में ये विफल हो गया। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक विचारधारा के रूप में अंततः क्या हो गया, विफल हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, विफल हो गया। ये पूरी तरह से चल नहीं पाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंततः ही विफल हो गया। कि सबसे पहले जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, रूस से हुई थी, है ना। हमने कल देखा था कि वहां पे बहुत लोगों ने क्या किया, वहां के मजदूरों ने मिलके वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। लेकिन लेकिन वहां पे रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था 1889 आते आते समाप्त होने लगी। और फिर से उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो एक प्रमुख हो गया कि वहां पे ज्यादा दिन तक ये चल नहीं पाया। चीन में 1878 में ही समाप्त हो गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत। नहीं यार, गलत। तो चलिए पहला देखते हैं कि नकारात्मक पक्ष कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, अंततः विफल हो गई। क्या हो गई, ये विफल हो गई। हमने देखा था सबसे पहली क्रांति कहां हुई थी, रूस में हुई थी, 1917 में हुई थी स्टार्टिंग में। तो 1917 में शुरुआत हुई थी, वहां के मजदूरों ने क्रांति की थी, तब उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था वहां पे लागू किया गया। लेकिन 1989 आते आते उन्होंने क्या कहा कि अब हम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे, है ना, कि हम धीरे धीरे अब पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे। और इसके बाद दूसरा देश कौन सा था, चीन था, माओ के नेतृत्व में हुआ था। तो चीन भी 1978 के बाद से विदेशी व्यापारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उसने कहा कि विदेश से कोई भी आना चाहे और हमारे यहाँ आके व्यापारों कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगा, वहां पे आके बिजनेस कर सकता है। अब देखते हैं कि इनके विफल होने के कारण कौन कौन से हैं, है ना। विफल होने के कारण भी तो होंगे। तो इसके जो विफल होने का कारण था, जो मेन कारण था, उसकी मेन परिभाषा भी है कि व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार, व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार कार्य करेगा और उसे उसे उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा भी होगी, मान लीजिए। तो जो इसके विफल होने का मेन कारण था कि व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन जो उसको पैसे मिल रहे हैं, जो उसकी तनख्वाह मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, वो किस हिसाब से मिल रही है, उसकी जरूरत के हिसाब से मिल रही है। मतलब कि क्षमता अधिक, क्षमता क्या है, उसकी अधिक क्षमता है, और काम काम भी अधिक, क्षमता अधिक, काम अधिक, मजदूरी मजदूरी कैसे मिल रही है, क्षमता के अनुसार मिल रही है। मजदूरी जरूरत के हिसाब से मिल रही है, सॉरी, जरूरत के हिसाब से मिल रही है। क्षमता अधिक है उसके अंदर और काम भी अधिक कर रहा है, लेकिन जब उसको सैलरी मिल रही है तो किसके हिसाब से मिल रही है, उसकी जरूरत के हिसाब से, है ना। कि क्यों, क्योंकि सैलरी, लेकिन जो सैलरी है, मजदूरी है, वो एक समान मिल रही है ना, जरूरत के हिसाब से मिलती, एक समान मिल रही है ना। कि व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन उसको जरूरत के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में सैलरी एक समान मिलती है। इससे क्या होता है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं होता है। जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो अधिक जो लाभ मिलने का क्या होता है, उम्मीद नहीं होती लोगों में। अगर जो मजदूर है, अधिक लाभ मिलने का
लाभ मिलने का उम्मीद नहीं होता है। जब अधिक लाभ मिलने का उसको उम्मीद नहीं होगा, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो उसकी कार्य करने की क्या होगी, इच्छा कम हो जाएगी, है ना। उसको पता है कि हमें जरूरत के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा अगर मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ये तो है नहीं कि इससे ज्यादा पैसे दे देंगे। उसको पता है कि मैं जितना भी काम करूं, है ना, जितना भी मेहनत से अगर काम करूं या ना मेहनत से काम करूं, पैसे तो उसको एक समान मिलने वाले हैं। तो वो लोग क्या हुआ कि धीरे धीरे काम से भागने लगे, काम से भागने लगे। मजदूरों ने क्या सोचा कि अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे 6 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे सो रहा है, कोई टहल रहा है, फिर भी उसको मेरे बराबर काम मिल रहा है, तो क्या होता है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, वो अधिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है कि मैं उससे ज्यादा काम करूंगा तो अधिक पैसा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, लोगों में काम करने की रुचि भी कम हुई और कुछ लोग तो धीरे धीरे भागने लगे काम छोड़ के, है ना। काम को बेहतर करने और अपनी क्षमता के आगे बढ़ाने की कोई भी वजह उनके पास नहीं थी, है ना। उनके पास कोई वजह नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको सैलरी एक समान मिलती थी, है ना, एक समान मिलती थी कि जो वहां पे झाड़ू लगा रहा है उसको भी एक समान पैसा मिल रहा है, जो वहां पे पैकिंग का काम कर रहा है उसको भी एक समान पैसे दे रहे हैं, जो वहां पे इंजीनियर है उसको भी एक समान पैसा मिल रहा है। तो उनके पास कोई वजह नहीं बढ़ी कि वो अधिक काम करे, है ना। उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो सोचे कि मुझसे ये अगर मैं इतना काम कर दूंगा तो इतना लाभ प्राप्त होगा। इसकी वजह से वहां पे कोई नया इनोवेशन भी नहीं हो रहा था, नया इनोवेशन नहीं हो रहा है, कोई नया उद्योग नहीं, नई कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है ना, कोई वहां पे काम नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे आर्थिक प्रणाली इसकी खोखली हो गई, आर्थिक प्रणाली खोखली हो गई, आर्थिक प्रणाली खोखली हो गई। इससे अंततः यह विफल हो गया, इसी कारण से ये विफल हो गया। इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद से, ये पूंजीवाद से लड़ाई में हार गया। इसे हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद से लड़ाई में हार गया। और इसका जो कारण था, इसका जो कारण ये भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, कि जो स्वामित्व है वो सरकार का स्वामित्व है। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो वहां पे कंपनी लगी हुई है उस पे जो स्वामित्व है किसका था, वो सरकार का स्वामित्व था, है ना। उस पे मजदूरों का कोई हक नहीं है, कि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता ये मेरी कंपनी है, मेरा खेत है, ये मेरा घर है, सरकार का स्वामित्व था। तो उसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, है ना। हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। जो उस सरकार में है वो क्या करता, अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ी है ना, वो अच्छी जिंदगी जीने लगा, भोग विलास करने लगा, मतलब अच्छी जिंदगी जीने लगा। आम जनता को केवल क्या किया कि आम जनता केवल क्रांति करेगी। वो क्या करते थे, न्यूज चैनल में चलाते थे कि अब सीधा जीवन उच्च विचार वाला काम है ना। न्यूज चैनल को पैसे दे दिए, न्यूज चैनल बोल रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन जो नेता थे, जो सरकार चला रहे थे, वो क्या एकदम बढ़िया से भोग विलास कर रहे थे, है ना, बेहतर जिंदगी जी रहे थे, और लोगों को क्या कह रहे थे कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना। इससे क्या हुआ कि जब जनता को पता चला कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कि जो सरकार में है वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग क्या है एक साधारण सी जिंदगी बस जी खा रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे थे, उनको जरूरत के हिसाब से पैसे मिल रहे थे, तो उसी वो जिंदगी जी रहे थे, है ना, कि खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और रह रहे हैं, बस इतनी ही जिंदगी थी उनकी। जब उनको इसके बारे में पता चला कि सरकार के जो लोग हैं वो अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन बिता रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, तो इससे क्या हो गया, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उस पे से जो वहां की जनता थी उसका विश्वास उठ गया, है ना, उसका जो था विश्वास खत्म हो गया। इसी के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल हो गई, है ना, कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया, लोगों का विश्वास समाप्त हो गया, लोगों का विश्वास खो दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था ने। इसी कारण से समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल हो गई, है ना। इसके बाद धीरे धीरे फिर से हर देश क्या पूंजीवाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। आई होप आपको समझ में आया होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष और इसकी विशेषताएं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका अगला टॉपिक है नौ उदारवादी, है ना, नौ पूंजीवादी या नौ उदारवादी को कल हम लोग समझेंगे कि किस तरह से फिर से समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद फिर से जो देश थे वो पूंजीवाद की तरफ क्यों बढ़े और किस तरह से बढ़े। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।